Hello friends, welcome to our YouTube channel Student Solution. My name is Pankaj and our today's topic is refraction of light. In the previous video we had studied about reflection of light. So if anyone has problem in reflection of light, he or she can watch the previous video. So before starting the today's topic, let's find out what we will study in this video. तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे causes of refraction of light. Medium, there are two types of medium, rarer medium and denser medium. There are three cases as well. And what are the laws of refraction? तो आप भी ऐसे करिए, एक टॉपिक को पढ़ने से पहले या फिर एक टॉपिक को क्लोज करने के बाद देखिए कि आपने मेन क्या क्या एम बनाए थे कि इस टॉपिक को पढ़ के हमें ये सीखने को मिलेगा, या फिर टॉपिक को पढ़ने के बाद हमारे जो एम है वो कितने सक्सेसफुल हो गए हैं, मतलब हमने कितना सोचा था कितना करेंगे और हमने कितना अचीव कर लिया है। ऐसे ही स्टडी करनी चाहिए। तो हम पढ़ते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑब्लिक्वली। अब वन मीडियम से अनदर मीडियम में जब लाइट जाती है तो उसकी डायरेक्शन के अंदर चेंज आता है। वो चेंज किसके अंदर होता है? डायरेक्शन के अंदर होता है। अब भाई मीडियम क्या है यहाँ पर? और सर ने बोला था ऑब्लिक्वली जब ट्रेवल करती है, पर हमने तो पढ़ा था कि लाइट रेक्टिलिनियर मोशन में ट्रेवल करती है। अब मीडियम क्या है और ऑब्लिक्वली क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं हम। तो पहले एक बार मैं बोर्ड पे डेफिनेशन लिख लेता हूं ताकि डेफिनेशन भी क्लियर हो जाए, और इस डेफिनेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हम एक एक वर्ड का पर्टिकुलर मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। चेंज in direction of light when it passes from one medium to another medium obliquely। यहां पर अब हमारे जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स थे वो थे मीडियम एंड ऑब्लिक्वली। मैं एक बार दोबारा से डेफिनेशन का मतलब बताता हूं। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट की दिशा में चेंज व्हेन इट पासिस फ्रॉम, जब वह गुजरती है वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक रास्ते से दूसरे रास्ते में ऑब्लिक्वली। ऑब्लिक्वली मीन्स क्या है? यहां पर ये ज्यादा टिपिकल वर्ड आ गया है। ऑब्लिक्वली मीन्स क्या होता है? मान लीजिए यहां पे एयर है और यहां पे वाटर है। एयर वाटर ये अलग अलग दो चीजें ले ली है मैंने। लाइट भाई घूमते हुई जा रही थी मस्त अपना आराम से। अब यहां पर क्या हुआ, जैसी वो वाटर के अंदर जाने वाली थी एक एंगल बना। ये एंगल कितने भी डिग्री का हो सकता है, हमारे इससे कोई मतलब नहीं है, बट 90 डिग्री का नहीं होगा, या फिर कहें तो लेस देन 90 डिग्री का ही एंगल होगा ये। अब 90 डिग्री से एंगल छोटा है तो इसे क्या बोलेंगे हम? ऑब्लिक्वली। मतलब मेकिंग एन एंगल विद द सरफेस, सरफेस के साथ एक एंगल बनाते हुए। भाई ऑब्लिक्वली क्लियर हो गया। अब मीडियम क्या है और ये वाला मीडियम क्या है? अब देखिए जैसे मैंने यहां पर लिखा था एयर और वाटर, मैंने कहा कि लाइट यहां से ट्रेवल कर रही थी और वाटर के अंदर जा रही थी, तो ये हमारा मीडियम फर्स्ट हो गया और ये हमारा मीडियम 2 हो गया। और हो सकता है कि वाटर के बाद वो किसी और मीडियम में चला जाए तो वो मीडियम कौन सा हो जाएगा? हमारा 3 मीडियम हो जाएगा। इससे हम मीडियम कहते हैं। हमें पता है कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए एक पाथ की जरूरत होती है, उस पाथ को ही हम मीडियम कहते हैं। अब यहाँ पे सारी कहानी मीडियम पे क्यों आके अटक रही है? मीडियम पे आके इसलिए अटक रही है, जैसा कि हमने बताया था मीडियम दो तरह के होते हैं, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम वो मीडियम होते हैं जिसके अंदर मैटर के पार्टिकल्स कम होते हैं, और डेंसर मीडियम वो मीडियम होते हैं जिसके अंदर मैटर के पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, एयर के अंदर मैटर के पार्टिकल्स कम है, और डेंसर का एग्जाम्पल सॉलिड जैसे ग्लास, वहां पर मैटर के पार्टिकल्स क्या है? ज्यादा हैं। अब रेयर मीडियम क्लियर हो गया, डेंसर मीडियम क्लियर हो गया। भाई इसका फिर दोबारा से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से क्या लेना देना है? देखिए जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है उसका जो मेजर कॉज होता है, उसका मेजर कॉज होता है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट।
भाई जब लाइट एयर से निकल के वाटर में जाएगी या फिर वाटर से निकल के ग्लास में जाएगी, ऑब्वियस सी बात है उसकी स्पीड के अंदर कुछ चेंज आएगा। अब जो चेंज आएगा वही हमारा कॉज क्या हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का हो गया। अब भाई चेंज क्यों आता है स्पीड के अंदर, देखिए साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, हर एक चीज के पीछे वट लगाते चलिए, वाई लगाते चलिए, क्यों और कैसे लगाते चलिए, आपको सारे क्वेश्चन के जवाब मिलते चलेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से शुरू करा था, क्या होता है, चेंज इन डायरेक्शन, कब, वन मीडियम से अनदर मीडियम। मीडियम क्या होता है, रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम क्या होता है, जहां पे मैटर के पार्टिकल्स कम होते हैं। डेंसर मीडियम क्या होता है, जहां पे मैटर के पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं। कॉज क्या होता है, चेंज इन स्पीड। अब भाई स्पीड में चेंज क्यों आता है, स्पीड में चेंज क्यों आता है, ये पढ़ लेते हैं हम। स्पीड में चेंज इसलिए आता है, मान लीजिए आप एक भीड़ भाड़ वाले रास्ते से गुजर रहे हैं, आप दौड़ते हुए जा रहे हैं, आप ज्यादा लोगों से स्ट्राइक करेंगे तो आपकी स्पीड कम होगी, और वहीं पर आप तेजी से दौड़ते हुए एक ऐसे रास्ते से जा रहे हैं जहां पे लोग कम हैं, आप कम लोगों से टकराएंगे, स्पीड आपकी कम होगी। पर पहले के मुकाबले जहां पे ज्यादा लोग थे और अब जहां पर कम लोग हैं, तो आप खुद सोचिए स्पीड कौन से केस में ज्यादा कम होगी। स्पीड हमारी उस केस में कम होगी ज्यादा जहां पर लोग ज्यादा होंगे, और स्पीड हमारी कम कहां पर होगी, जहां पर लोग कम होंगे। क्लियर है। तो ऐसे ही होता है सॉलिड के अंदर, जहां पे मैटर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, मतलब मैटर के पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, वहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, ज्यादा कम हो जाती है। और एयर जहां पे मैटर के पार्टिकल्स बहुत ही कम होते हैं, तो वहां पे स्पीड कम तो होती है पर बहुत ही कम होती है, मतलब कम होती है बहुत ही कम होती है। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया, मैं बताता हूं आपको कि एयर है, वहां पे मान लीजिए हमने जूम करा कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वाटर क्या है, जहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये ज्यादा स्पीडें हैं, पर एयर के अंदर और वाटर के अंदर दोनों कंपेयर करिए, अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। एयर के अंदर स्पीड क्या है हमारी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वाटर के अंदर क्या है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये अप्रोक्सीमेट स्पीड्स हैं, ये जहां पर कम लोग थे और ये जहां पर ज्यादा लोग थे। और ग्लास के अंदर, सॉलिड के अंदर ऑब्वियस सी बात है इससे भी कम होगी। क्लियर हो गया। स्पीड ऑफ लाइट में चेंज क्यों आता है, वही हमारा मेजर कॉज है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। और मीडियम मैंने बता दिया था, दो मीडियम होते हैं, रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम जहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है उसे हम रेयरर मीडियम कहते हैं, और डेंसर मीडियम जहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, या फिर और आसान भाषा में कहें तो रेयरर मीडियम जहां पे मैटर के पार्टिकल्स कम होते हैं, और डेंसर मीडियम जहां पे मैटर के पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं। क्लियर हो गया ये। अब हम चलते हैं आगे अपने 3 केसेस के ऊपर। अब ये 3 केसेस है क्या, 3 केसेस है। हम पहले केस में पढ़ेंगे जब लाइट एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है। सेकंड केस में इसका अपोजिट, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है। और थर्ड केस जो कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल केस है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब ही मजा आएगा, वरना सरप्राइज खुल जाएगा। तो शुरू करते हैं। हम केस 1 ले लेते हैं, जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। मान लीजिए ये एयर है और यहां पे मैंने एक ग्लास स्लैब ले ली। जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा ना, तो अपने अपने स्कूल्स की फिजिक्स लैब में जाके सबसे पहले यही वाला एक्सपेरिमेंट करना है आप लोगों को। बहुत इजी है, बहुत कन्वीनियंट है, ऐसे करने में मजा भी बहुत आता है। हाँ, बचपन में हम भी ग्लास स्लैब तोड़ते थे, पर आप लोग ध्यान रखिएगा ग्लास स्लैब नहीं तोड़िएगा। अब लाइट ऑब्लिक्वली आएगी इसके ऊपर, मेकिंग एन एक्यूट एंगल, और ये हमारी इंसिडेंट रे होगी। अब लाइट इस सरफेस के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर आके गिरी है, तो इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हम इस पॉइंट के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं जो सरफेस के 90 डिग्री पे है, और हम इसे बोलेंगे नॉर्मल। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, इंसिडेंट रे आई है, सरफेस के ऊपर गिरी है, यहां पर एक एक्यूट एंगल बनाया है, और इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
और इसी पॉइंट के ऊपर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ करा है। नॉर्मल किसके साथ? सरफेस के साथ। अब इस चीज को ध्यान से समझना, लाइट अगर मान लीजिए यहां पर ग्लास नहीं होता, एयर ही होती, तो स्पीड के अंदर कोई चेंज आता? नहीं आता। रिफ्रैक्शन होती? नहीं होती। लाइट बिल्कुल जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से सीधी निकल जाती। पर ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पर ग्लास स्लैब है। जब हम देखते हैं कि हमने ग्लास स्लैब रखी हुई है, तो जो लाइट है हल्की सी नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल है, इसकी तरफ बेंड हो जाएगी। क्या हो गया? लाइट हमारी नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, मींस बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये लाइट ग्लास स्लैब के अंदर है, यहां पे डायरेक्शन चेंज हुई है, तो हम इसे बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। हम इसे बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। अब इंसिडेंट रे क्लियर हो गया, रिफ्रैक्टेड रे क्लियर हो गया, नॉर्मल क्लियर हो गया, और जो मेजर था जो मैंने बताया था, लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है, और इस एंगल को, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगेन, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर हो गया? ये नहीं हुआ? रिपीट करना चाहता हूं मैं, एक बार कर देता हूं। इंसिडेंट रे एक सरफेस के ऊपर गिरी है, इस पॉइंट को हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला है। यहां से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ करा है सरफेस के साथ, और हमने देखा जब लाइट एयर से ग्लास में गई है तो बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल हो गई है, और यहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना है, और यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है। जो मेजर याद करने वाला है वो क्या है? जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल होती है। अब हम इसका केस 2 करेंगे। केस 2 जस्ट इसका अपोजिट है, जब लाइट हमारी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी। हम करते हैं। डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। हम उसका जस्ट अपोजिट ले लेते हैं। यहां पे ग्लास स्लैब है हमारी एक, यहां पे हमारी एयर है। लाइट ग्लास स्लैब के अंदर ट्रेवल कर रही थी, और अब हमारी ये क्या हो जाएगी? इंसिडेंट रे। अब इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब हम देखेंगे कि जो लाइट है, अगेन मैं दोबारा बताता हूं, अगर यहां पर भी ग्लास स्लैब होती तो ऐसे सीधी चली जाती, पर यहां पे ग्लास स्लैब नहीं है तो सीधी नहीं जाएगी। हम देखेंगे लाइट हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब ऐसे, ये एंगल ज्यादा हो जाएगा। पहले एंगल कम हो रहा था, अब एंगल क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे हम? रिफ्रैक्टेड रे। इसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। और क्या देखा हमने? बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। केस 1 था हमारा बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और केस 2 है हमारा बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर? अब मैंने बताया था ना, थर्ड केस है जो सरप्राइज है, उसके बारे में करते हैं। केस थर्ड बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है, वो 90% टेक्सचुअल बुक्स में भी नहीं मिलेगा। एक सिर्फ स्टेटमेंट लिखी होती है, वो समझाया नहीं होता, वो कर लेते हैं हम। केस थर्ड में लाइट चाहे हमारी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए, चाहे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। मान लीजिए ग्लास स्लैब है, यहां पे एयर है। मैं अब ये कहने वाला हूं, मैंने नॉर्मल पहले ड्रॉ कर लिया,
अब मैं इंसिडेंट रे नॉर्मल के ऊपर ही डाल दूं। जी हाँ, मैंने एक केस आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी कराया था। क्या होता अगर लाइट हमारी नॉर्मल के ऊपर गिरे, सेम केस हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर भी कर रहे हैं कि हमारी इंसिडेंट रे नॉर्मल के ऊपर ही है, तो रिफ्रैक्टेड रे कहां पर होगी? तो हमारी रिफ्रैक्टेड रे भी नॉर्मल के ऊपर ही जाएगी। अब बच्चे सोचेंगे भाई इसके अंदर तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं हुआ तो चेंज इन स्पीड भी नहीं होगा। चेंज इन स्पीड होगा बट रिफ्रैक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? डेफिनेशन में ऑब्लिक्यूली था और यहां पे ऑब्लिक्यूली की कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। तो जब इंसिडेंट रे नॉर्मल के ऊपर गिरती है तो रिफ्रैक्टेड रे भी नॉर्मल से ही चली जाती है। और इस केस के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों ही 0 डिग्री होते हैं। कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि 90 डिग्री होंगे। नहीं, 90 डिग्री नहीं होंगे, क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं वो नॉर्मल से देखे जाते हैं, ना कि इस सरफेस से। क्लियर? सेम अगर हमारी लाइट ग्लास स्लैब से निकल के वापस एयर में जाएगी तो तब भी क्या होगा? नॉर्मल से ही चली जाएगी। क्लियर हो गया? केस 1 जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। केस 2 जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। और केस 3 चाहे रेयर से डेंसर में जाए चाहे डेंसर से रेयर में जाए, अगर नॉर्मल के ऊपर गिरेगी तो नॉर्मल से ही चली जाएगी। और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों केस में क्या होगा? 0 डिग्री। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे गिनती में 2 होते हैं, नंबर में 2 होते हैं। तो पहले हम फर्स्ट लॉ करते हैं। उसके लिए मैं कोई सा भी एक केस ले लेता हूं, चाहे रेयर से डेंसर चाहे डेंसर से रेयर, उससे इजीली क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम में बताने की कोई जरूरत नहीं होती, पर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। इसको मॉडिफाई कर लेते हैं थोड़ा। क्लियर? अब सही हुआ है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है मैंने बताया था। मैं एक केस ले लेता हूं। यहां पे ग्लास स्लैब है, यहां पे एक लाइट हुई है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे अगेन बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। अब हमारा फर्स्ट लॉ क्या होता है? हमारा फर्स्ट लॉ कहता है इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे। अगेन इंसिडेंट रे normal to the point of incidence and refracted ray, all three lie on same plane। मीन्स क्या है? मीन्स ये कह रहा है कि भाई इंसिडेंट रे अगर हमने इस वाले सरफेस के लिए है, नॉर्मल इस वाले सरफेस का लिया, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी सरफेस को, यानी कि एक चीज इसकी ले लो, एक चीज इसकी ले लो, एक चीज इसकी ले लो, एक चीज इसकी ले लो। नहीं, तीनों के तीनों एक ही के हैं। मतलब इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे, ऑल थ्री लाई ऑन सेम प्लेन। क्लियर? मैं बोर्ड पे लिख देता हूं एक बार। इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे all three lie on same plane। क्लियर हो गया? अब हमारा सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ हमारा बहुत ही ज्यादा आसान है। सेकंड लॉ हमें एक रिलेशनशिप देता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में। सेकंड लॉ कहता है साइन टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। यहां पे लिख देते हैं सेकंड लॉ क्या है हमारा? साइन टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन
साइन टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। अब जिन स्टूडेंट्स ने अपने ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर कर लिया है उन्हें साइन समझ में आ गया होगा। जिन्होंने नहीं करा है उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी समझने में, वो हम अपनी आने वाली वीडियोस में समझा देंगे। एक चैप्टर ही उठा लेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। सो प्लीज अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स की ज्यादा से ज्यादा मदद हो। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल के बारे में मिलती रहे। थैंक यू।